जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 आज के लेक्चर आगाज करते हैं। लेक्चर 5 आज के लेक्चर में जो कंसेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इस्लामिक फाइनेंसिंग। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डेट फाइनेंसिंग, इसको कंप्लीट किया था। अच्छा, आज हमारा क्विज नहीं होगा, ठीक है, आज हम डायरेक्ट लेक्चर पे जाएंगे। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डेट के कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स थे वो थे बैंक लोन और डिबेंचर, और फिर उसके बाद एक और कंसेप्ट था कन्वर्टिबल बॉन्ड या कन्वर्टिबल डिबेंचर। ये तीन डेट के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे। इसके अलावा कुछ और भी कंसेप्ट थे। वारंट का कंसेप्ट था, छोटे मोटे कंसेप्ट एमसीक्यूज के लिए। वारंट का कंसेप्ट था, फिर लीजिंग का कंसेप्ट था, फिर इसके अलावा शॉर्ट टर्म फाइनेंस के कंसेप्ट थे। कल के लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, चलिए। अच्छा, एक असाइनमेंट आपके साथ आज शेयर की जाएगी। वो असाइनमेंट आपने करनी है। उसमें बेसिकली आपसे डिफरेंट सिक्योरिटीज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करवाई जाएगी, ठीक है। उसमें बेसिकली कंसेप्ट आपसे ये टेस्ट करना है कि क्या आप किसी भी सिक्योरिटी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। कर सकते हैं हम? क्या तरीकाकार है किसी भी सिक्योरिटी, किसी भी एसेट की, खासतौर पे किसी भी सिक्योरिटी, चाहे शेयर हो चाहे डिबेंचर हो, उसकी अगर आपने आज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, टुडेज वैल्यू, तो उसका क्या तरीकाकार है? फार्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोस, ठीक है। जितने भी फ्यूचर में कैश फ्लोज होंगे उन सब की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी, ठीक है। और हमने ये डिस्कस किया था, उसमें ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी शामिल होते हैं, उसके बाद टर्मिनल कैश फ्लो भी शामिल होता है। शाबाश। और कोई क्वेश्चन नहीं आपका? चलिए। अच्छा, अब आज का लेक्चर हमें क्या, ये बेसिकली लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हमारा 5। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 थोड़ा सा हटके है, उसमें मैंने कल के लेक्चर के लिए रखा है। वो कल के लेक्चर के साथ हम उसको जोड़ेंगे। आज का लेक्चर है क्या बेसिकली? देखिए, वो कहता है शेयर्स के बारे में आपने पढ़ लिया, ओके, अच्छी बात है। ऑर्डिनरी शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं, गुड। डेट के बारे में स्टडी कर लिया, अच्छी बात है। बैंक लोन है, दो बड़ी टाइप्स के है, बैंक लोन है और बॉन्ड या डिबेंचर है। अंडरस्टैंडिंग है हमें? गुड। कहता है लेकिन दुनिया में एक और टाइप ऑफ फाइनेंसिंग जो है बाय द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, वो ग्रो कर रही है, वो है इस्लामिक फाइनेंसिंग। ये खास तौर पे 2008-9 का क्रेडिट क्राइसिस हुआ था। उस क्रेडिट क्राइसिस के बाद जो दुनिया में नॉर्मली जो बैंक्स थे उनको बहुत ज्यादा लॉसेस फेस करना पड़े थे, क्योंकि उन्होंने जिन बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को लोन दिए थे, खासतौर पे रिटेल सेक्टर में, वो डिफॉल्ट करना शुरू हो गए। लेकिन उनमें से जो एक टाइप ऑफ बैंक थे, इस्लामिक बैंकिंग, उनको इफेक्ट कंपैरेटिवली कम हुआ। तो दुनिया बड़ी हैरान हुई कि जहां पे ट्रेडिशनल बैंक्स जो हैं उनको इतना लॉस सफर करना पड़ रहा है, इस्लामिक बैंकिंग जो है ये लॉस उनको भी हुआ लेकिन कंपैरेटिवली कम। उसकी वजह क्या है? ठीक है, तो उसके बाद जब उन्होंने रिसर्च किया, उन्हें लगा कि इसके कुछ जो फीचर्स या कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम से डिफरेंट है, ठीक है। उसको भी फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। तो इस्लामिक, हालांकि इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम जो है या इस्लामिक फाइनेंसिंग सिस्टम, ये बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये सिर्फ ऐसा है कि जी मुस्लिम सिटीजन्स के लिए है किसी भी कंट्री में, लेकिन ऐसा नहीं। अब इसको नॉन मुस्लिम भी आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट कर रहे हैं, ग्रो कर रहा है। तो आज हम ये स्टडी करेंगे कि इस्लामिक फाइनेंसिंग सिस्टम के अंदर अगर रहते हुए इंटरेस्ट से दूर भागना चाहते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंसिंग नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको पता है जो डेट है ना, वो चाहे आप बैंक लोन लें या डिबेंचर लें, उसमें इंटरेस्ट का एलिमेंट तो होता है। तो अगर हम इंटरेस्ट एलिमेंट से जान छुड़ाना चाहते हैं तो क्या कोई ऐसा फाइनेंसिंग सिस्टम है जो हमें ऐसी ऑप्शंस दे कि हमारी जो पैसों की जरूरत है, जो हमारी जरूरत वो भी पूरी हो जाए और हमें इंटरेस्ट से भी निजात मिल जाए? तो उसका जवाब है यस, बिल्कुल है। और आज के लेक्चर में हम यही कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं कि इस्लामिक फाइनेंसिंग सिस्टम में कौन कौन सी ऐसी ऑप्शंस हैं जिनमें हमारी फाइनेंसिंग नीड्स भी पूरी हो जाएंगी और हमें इंटरेस्ट भी नहीं लेना देना पड़ेगा। ये मेन कंसेप्ट, ठीक है। तो इसमें वो हमें सबसे पहले क्या बताता है? कहता है कि इस्लाम जो है वो फाउंडेशन फॉर, कहता है आप ये ना समझे कि इस्लाम में वो सिर्फ आपको जो है वो लोगों के साथ मामलात, क्या है, इबादत का जिक्र है या लोगों के साथ मामलात का जिक्र, ऐसी बात नहीं है। वो एक पूरा एक निजाम है, ठीक है। उसमें क्या हमें ऐसी ऑप्शंस दी गई हैं कि जिसमें फाइनेंसिंग से रिलेटेड, फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड गाइडेंस मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। तो सबसे पहले वो उसने हमें यह बताया है
कि जो फाउंडेशंस हैं इस्लाम की वो है अकीदा, शरिया और अखलाक। लोगों के साथ आपके मामलात कैसे हैं, इबादत भी है, मामलात भी है, लेकिन साथ ही साथ फाइनेंशियल सिस्टम पे गाइडेंस भी मौजूद है। फिर वो कह रहा है प्रोहिबिटेड एलिमेंट्स इन इस्लामिक फाइनेंस। इस्लामिक फाइनेंस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रोहिबिटेड हैं, मना है। सबसे पहली चीज रिबा यानी इंटरेस्ट। ठीक है, अरबी का लफ्ज रिबा, इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट। कहता है इंटरेस्ट लेना और इंटरेस्ट देना। ये पहले चीजें जो मना है इसलिए आपको बताई जा रही हैं क्योंकि आगे चल के जो आपने प्रिंसिपल या ऑप्शंस पढ़ी ना इस्लामिक फाइनेंसिंग ऑप्शन, उनमें आप नोट कीजिएगा उनमें से इनमें से कोई एक चीज भी नहीं होगी, एक चीज भी नहीं होगी। तो आपको असूल सिखाने से पहले वो ये बाउंड्री लाइन सेट कर रहा है कि जो मैं इस्लामिक फाइनेंसिंग ऑप्शन आपको बताऊंगा उसमें कौन कौन सी चीजें नहीं होगी, कौन कौन से एलिमेंट नहीं होंगे, क्योंकि अगर ये एलिमेंट हुए तो फिर वो इस्लामिक फाइनेंसिंग सिस्टम नहीं रहेगा। पहला एलिमेंट रिबा, कह रहा है इंटरेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं होगा ना। प्रॉफिट की इजाजत है इस्लाम में, ठीक है, प्रॉफिट वो जितना आप अर्न करना चाहते हैं, जितना भी जो हालात के मुताबिक है वो अर्न कर सकते हैं, मुनासिब प्रॉफिट, लेकिन इंटरेस्ट एलिमेंट शामिल नहीं होगा। पहला असूल क्लियर हो गया इस्लामिक फाइनेंसिंग का, नो इंटरेस्ट। दूसरा असूल क्या है, गरर, अनसर्टेनिटी, अनक्लियर, अनकॉन्ट्रैक्ट। जब आप लोगों के साथ टर्म्स एंड कंडीशन तय कर रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट तय कर रहे होंगे, उसमें अनसर्टेनिटी नहीं होगी, उसमें अनसर्टेनिटी नहीं होगी। बल्कि ये कंसेप्ट अगर आपको याद होना तो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी स्टडी किया हुआ है कि किसी भी एग्रीमेंट में अनसर्टेनिटी नहीं होगी, क्योंकि अनसर्टेनिटी से डिस्प्यूट अराइज होते हैं। जब आप दो पार्टीज के दरमियान में कोई चीज क्लैरिटी के साथ एग्री नहीं होती, तो जब डिस्प्यूट राइज होता है, पार्टी ए कहती है मैं तो ये समझा था, पार्टी बी कहती है मैं तो ये समझा था। तो दो असूल हमने पढ़ लिए। पहला असूल क्या इस्लामिक फाइनेंसिंग का, इंटरेस्ट नहीं होगा। दूसरा असूल क्या है, अनसर्टेनिटी नहीं होगी, ठीक है। तीसरा असूल मैसिर, गैम्बलिंग, स्पेकुलेशन, ये भी नहीं होगी। बल्कि ये भी हमने लॉ में भी पढ़ा कि गैम्बलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो अलाउड, वो वाइड एग्रीमेंट होते हैं, वो अलाउड नहीं होते, यानी जुआ, इसकी इजाजत नहीं होगी। अगर हमने इस्लामिक फाइनेंसिंग में कोई ऐसी टर्म तय कर ली जिसमें कोई ऐसा वो क्लोज टू गैम्बलिंग हुई, तो उसकी इजाजत नहीं है। इंटरेस्ट की इजाजत नहीं, अनसर्टेनिटी की इजाजत नहीं, गैम्बलिंग या स्पेकुलेशन की इजाजत नहीं। और तीसरी चीज क्या है कि फाइनेंसिंग में आप जो, अगर आगे चल के हम पढ़ेंगे फाइनेंसिंग में, एक तो ये है ना कि हम बैंक से ये कहते हैं कि हमें पैसे दे दो। बाज़ बात ऐसा होता है पैसों की बजाय चीजें लेते हैं, जैसे गाड़ियां लीज करवाते हैं बैंक से। तो वो कहता है फाइनेंसिंग के अंदर आप किसी ऐसी प्रोडक्ट को डील नहीं करेंगे, ऐसी प्रोडक्ट हासिल करने के लिए फाइनेंसिंग नहीं दी जाएगी जो कि हराम प्रोडक्ट है, जिसकी इस्लाम में इजाजत नहीं है। सिर्फ हलाल प्रोडक्ट्स के लिए ही फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जाएगी। ये चार बड़े असूल हैं, इंटरेस्ट नहीं, अनसर्टेनिटी नहीं, गैम्बलिंग नहीं, और अनलॉफुल चीजें या जो हराम चीजें हैं जिनकी जैसे क्या, जैसे ये हाँ नशा वगैरह की चीजें। बिल्कुल, हाँ जी। ये एलिमेंट्स क्लियर हो गया आपको इस्लामिक फाइनेंसिंग के। ओके, चलिए इनको अच्छे तरीके से जहन में रखिए, क्योंकि आगे चल के ना इनकी एप्लीकेशन होगी। जब डिफरेंट ऑप्शंस को हम डिस्कस कर रहे होंगे तो उसमें आप ये देखेंगे कि उनमें खास तौर पे इंटरेस्ट को सामने रखते हुए, इंटरेस्ट को एक्सक्लूड के, बाकी चीजें भी है, ठीक है, लेकिन खास तौर पे इंटरेस्ट के साथ कुछ कंसेप्ट रिलेट होते हैं, हम आगे आगे फ्यूचर स्टडी के, इसलिए इनको पहले क्लियर करना जरूरी था। डन, आगे चले। ओके, फिर कैटेगरीज ऑफ इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग। इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग की डिफरेंट कैटेगरीज क्या है, कहते हैं तीन तरह की कैटेगरीज है। एक पार्टिसिपेटरी फाइनेंसिंग, दूसरा ट्रेड बेस्ड फाइनेंसिंग, और तीसरा क्या है, रेंटल बेस्ड फाइनेंसिंग। पार्टिसिपेटरी फाइनेंसिंग क्या है, पार्टिसिपेटरी फाइनेंसिंग ये है कि दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं और वो दोनों ही बिजनेस चला रही हैं, दोनों ही बिजनेस के मालिक, यानी समझ लीजिए पार्टनरशिप। पार्टिसिपेटरी का मतलब क्या है, एक तरह की पार्टनरशिप है, दोनों पार्टी, यानी पार्टनर। बिजनेस चलाने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है, दो बड़ी चीजों की जरूरत है। नंबर वन, स्किल हो आपके पास, नंबर टू, फाइनेंस हो, कैपिटल हो, ठीक। तो पार्टिसिपेटरी में क्या होता है कि वो पार्टनर्स हैं
फाइनेंस ऐड कर रहे हैं, स्किल ऐड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और जो प्रॉफिट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। इसको समझ लीजिए ये पार्टनरशिप क्या कह रहा है। और ये आगे जो उसने दो बताया ना, मुशारका और मुदारबा, ये समझिए पार्टनरशिप की टाइप्स हैं। फिर नेक्स्ट ट्रेड बेस्ड। ट्रेड बेस्ड का मतलब ये है कि पार्टनरशिप का रिलेशनशिप नहीं है, वेंडर का रिलेशनशिप है, कस्टमर जो रिलेशनशिप होता है ना, जैसे सप्लायर और कस्टमर्स के दरमियान में, वो रिलेशनशिप है ट्रेड बेस्ड। एक पर्सन दूसरे को कुछ चीजें सेल कर रहा है, कुछ चीजें प्रोवाइड कर रहा है और बदले में उसकी अमाउंट हासिल कर रहा है। जैसे बैंक से अगर मैं ये कहूं कि सर मेरे पास एक आइडिया है, और लेकिन उस आइडिया है बड़ा कामयाब, मुझे पता है मैंने इसके ऊपर काम किया इस प्रोजेक्ट के ऊपर, लेकिन इसको रन करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। ट्रेडिशनल बैंकिंग में क्या होता है, मैं बैंक के पास जाता हूं, उसे बताता हूं मुझे इस पर्पस के लिए पैसे चाहिए, बैंक मुझे पैसे देगा और मैं हर महीने या हर क्वार्टर के बाद उसको इंटरेस्ट पे करूंगा। यह ट्रेडिशनल बैंकिंग में ऐसे होता है। इस्लामिक फाइनेंसिंग में ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने इसमें बड़ा इंटरेस्ट प्रोहिबिटेड है, रिबा फ्री एनवायरनमेंट में काम करना है। अच्छा, अब सुनिए, इस्लामिक फाइनेंसिंग में ऑप्शन क्या हो सकती है, शक्ल क्या निकल सकती है। मैं बैंक के पास जाऊं, मैं कहूं मेरे पास प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर काम किया, मुझे पता है प्रोजेक्ट इंशाल्लाह सक्सेसफुल होगा। आप क्या कीजिए, चलाऊंगा मैं, आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए, जो प्रॉफिट होगा वो हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब ये एक तरह से पार्टनरशिप की शक्ल है। बैंक का स्टेटस कैपिटल प्रोवाइडर का नहीं है, पार्टनर का है। ठीक है, ये तो हो गया पहली टाइप। दूसरी टाइप क्या, ट्रेड बेस्ड। इसमें क्या, मैं बैंक के पास जाता हूं, मैं कहता हूं भैया मैं बिजनेस नहीं कर रहा, बैंक से क्या कह रहा हूं, बिजनेस नहीं कर रहा। दूसरी एग्जांपल समझिएगा, मैं तो सैलरीड पर्सन हूं, बिजनेस करना भी नहीं चाहता, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है कि मेरे पास एक गाड़ी हो, मैं गाड़ी है पुरानी या मोटरसाइकिल है, गाड़ी लेना चाहता हूं। अब जरा गैस कीजिए, ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता है भला। ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम में बैंक कहता है अच्छा भाई आप मार्केट में जाके सेलेक्ट करें कि कौन सी गाड़ी आपको चाहिए, जो गाड़ी आपको पसंद आएगी, पहले वो देख लेते हैं सैलरी वगैरह की अमाउंट क्या उस लिहाज से, ताकि रिकवरी इंश्योर हो जाए। ये नहीं सैलरी जो है वो 50,000 है और वो कहे जी मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, तो कहेंगे आप सेलेक्ट कीजिए, जो गाड़ी आपको चाहिए होगी उसकी अमाउंट बैठ के हम आपस में, हमारा एक सिस्टम है, कैलकुलेशन होती है, हम आपके साथ मिलके अमाउंट पे करेंगे, आपके बिहाफ पे गाड़ी वाली कंपनी को, वो आपको गाड़ी दे देगी, आपने हर महीने हमें इंस्टॉलमेंट पे करनी है। ये लीजिंग का सिस्टम चलता है। इसमें भी अगर आप देखें तो इफेक्टिवली बैंक का स्टेटस सेलर ऑफ कार का नहीं है, प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल, कैपिटल प्रोवाइडर है। ठीक है, बैंक ने आपको एक तरह से पैसे दिए हैं, दरमियान में एक मिडलमैन का रोल प्ले किया है, पैसे दिए हैं आपको, आपने गाड़ी ली है और अब आपने बैंक को मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। इंस्टॉलमेंट्स टेक्निकली वो आप लोन को रीपे कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी इंटरेस्ट का एलिमेंट, ट्रेडिशनल सिस्टम में ये होता है, इंटरेस्ट का एलिमेंट आ गया। अब देखिए इस्लामिक फाइनेंसिंग की अल्टरनेटिव क्या है। इस्लामिक फाइनेंसिंग सिस्टम में अगर ये ट्रांजैक्शन, पहले तो मुझे ये बताइए क्या ये ट्रांजैक्शन पार्टिसिपेटरी टाइप ऑफ फाइनेंसिंग में आएगी या ट्रेड बेस्ड फाइनेंसिंग में आएगी। ट्रेड बेस्ड, पार्टिसिपेटरी में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसमें कोई बिजनेस हो ही नहीं रहा, इसमें तो हम बैंक से सिर्फ एक गाड़ी ले रहे हैं। ठीक है, फाइनेंसिंग करवा रहे हैं बैंक से। अब इस्लामिक फाइनेंसिंग में देखिए शक्ल कैसे बदल रही है। इस्लामिक फाइनेंसिंग के अंदर ट्रांजैक्शन यही रहेगी, लेकिन बैंक का रोल कैपिटल प्रोवाइडर का नहीं होगा, बल्कि बदल के सेलर का बन जाएगा। क्योंकि याद रखिए, अगर आप किसी को पैसे देते हैं और रिटर्न में उससे ज्यादा पैसे वापस लेते हैं, वो इंटरेस्ट है। लेकिन अगर आप किसी को 10 लाख वाली चीज बेचते हैं और उसके 12 लाख रुपए लेते हैं, आपने 10 लाख रुपए की चीज खरीदी, बिजनेस में ऐसे ही होता ना, सस्ती चीज खरीद के तो आगे थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन के बाद महंगी बेचते हैं। मुझे बताइए, अगर कोई पर्सन चीज खरीद के सस्ते दामों थोड़ा हाई प्राइस पे बेचता है, क्या इसमें इंटरेस्ट है कि प्रॉफिट है? प्रॉफिट। प्रॉफिट तो मना नहीं है ना,
देखिए वो जो चीजें मना थी प्रोहिबिटेड एलिमेंट्स, उसमें कहीं प्रॉफिट तो नहीं है। अब बैंक क्या करेगा इस्लामिक फाइनेंसिंग, इस्लामिक फाइनेंसिंग में बैंक कहेगा गाड़ी आप पसंद कर लो, लेकिन पहले गाड़ी खुद खरीदेगा। पहले गाड़ी क्या करेगा, खुद खरीदेगा, और आपके साथ जो एग्रीमेंट होगा ना वो फाइनेंस प्रोवाइड करने का एग्रीमेंट नहीं होगा कि मैं ये 50 लाख दे रहा हूं, इसे आपने गाड़ी खरीदनी है और हमारे पास नोट करवा दीजिएगा कौन सी गाड़ी खरीदी, कागज हमारे पास जमा करवा दीजिएगा, ऐसा नहीं होगा। बल्कि बैंक क्या करेगा, बैंक वो गाड़ी स्टेप नंबर 1 में खुद खरीदेगा, खुद पूरा पूरा उसका मालिक बन जाएगा, उसके बाद वो गाड़ी आपको सेल करेगा। हाँ, थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा रखेगा, और जब बायर और सेलर दोनों बगैर किसी फोर्स के विलफुली एक हायर प्राइस पे एग्री कर जाते हैं तो वो वैलिड है। तो ये जो ट्रांजैक्शन होगी कौन सी होगी, ये इफेक्टिवली सेल परचेज की ट्रांजैक्शन है, ये लोन और उसकी रीपेमेंट की ट्रांजैक्शन नहीं है। स्टार्ट में बैंक ने आपको गाड़ी सेल की और बाद में आपने उस गाड़ी की कीमत अदा की किस्तों में। ट्रांजैक्शन में फर्क समझ आ रहा है। ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम में बिजनेस कैसे, बिजनेस के लिए अगर आपको लोन चाहिए तो वो कैसे होता है, और इस्लामिक फाइनेंसिंग सिस्टम में कैसे होता है, वो भी एग्जांपल बता दी। और अगर बिजनेस के लिए नहीं, आपने अपनी किसी जाती जरूरत के लिए लोन, गाड़ी के लिए हो सकता है लोन, घर के लिए लोन हो सकता है, तो उसमें बैंक ट्रेडिशनल इस्लामिक फाइनेंसिंग सिस्टम ट्रेडिशनल सिस्टम को कैसे रिप्लेस कर रहा है, वो भी एग्जांपल समझ आ गई आपको। बैंक का रोल फिर उसमें क्या होता है, सेलर का रोल, कैपिटल प्रोवाइडर का रोल नहीं होता। और फिर है रेंटल बेस्ड। रेंटल बेस्ड का मतलब क्या है, सिंपल, किराए पे चीजें देना। ठीक है, आपके पास कोई घर, आपने किराए पे दे दिया, रेंटल, सिंपल। ठीक है, ट्रेडिशनल सिस्टम में हम आपने काउंटिंग में भी गालबन पढ़ा होगा, रेंटल एग्रीमेंट्स को लीज का नाम दिया जाता है। ठीक है, एक ऑपरेटिंग लीज है, एक फाइनेंस लीज है, हमने कल भी स्टडी किया था। तो ये हमारे 3 कैटेगरीज है इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग, क्योंकि जो ज्यादातर लोग बैंक के पास जाते हैं वो इन 3 में से किसी पर्पस के लिए जाएंगे फाइनेंसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 3 मेजर पर्पस है, इसलिए उसने इन 3 एग्जाम्पल को हमारे सिलेबस में डिस्कस किया है। मुझे फिर से क्लियर कीजिए, क्या पार्टिसिपेटिव फाइनेंसिंग क्लियर हो गया, इसका पर्पस क्या है, बिजनेस रन करने के लिए फाइनेंस चाहिए। ट्रेड बेस्ड क्लियर हो गया आपको, सेल परचेज। और फिर इसके बाद रेंटल बेस्ड मतलब किराए पे चीजें, कोई एसेट है वो आपने किराए पे, ये इजारा फाइनेंसिंग। अब कह रहा है इसको हम 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप देखें तो इसके बाद जो हमारा लेक्चर चलेगा उसने पार्टिसिपेटिव मोड ऑफ फाइनेंसिंग को एक्सप्लेन किया है, फिर क्या किया है, ट्रेड बेस्ड फाइनेंसिंग को, और फिर इसके बाद क्या है, रेंटल बेस्ड फाइनेंसिंग। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम पार्टिसिपेटरी मोड ऑफ फाइनेंसिंग। किसी हद तक मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं इसको। पार्टिसिपेटरी मोड ऑफ फाइनेंसिंग में 2 एग्जांपल्स हैं, एक है मुशारका, एक है मुदारबा। मुशारका मतलब शराकतदारी। इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग में जब हम बैंक के साथ मिलके कोई बिजनेस करेंगे या किसी भी पर्सन के साथ बिजनेस करते हैं अगर हम, तो 2 टाइप्स हैं पार्टनरशिप की इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो आपने लॉ में भी पढ़ी होगी ना, लॉ में क्या होता है, पार्टनरशिप एट विल, और दूसरा कौन सा था, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। वो 2 टाइप्स अलग थी। इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग में पार्टनरशिप की टाइप्स अलग है। ये क्या टाइप्स हैं, पहली टाइप मुशारका और दूसरी टाइप क्या है, मुदारबा। शाबाश, थोड़ा सा स्क्रीन से बढ़ा दें। मुशारका और मुदारबा। मुशारका क्या है, मैं इन भाईजान के साथ एग्रीमेंट करना चाहता हूं, मैं पार्टनरशिप करना चाहता हूं। भाई ऐसा है कि हम मिलके एक शॉप ओपन करते हैं, ठीक है, मोटरसाइकिल खरीदेंगे और फिर बेचेंगे। अब अगर तो पार्टनर ए पैसे भी ला रहा है और बिजनेस में पार्टिसिपेट भी करेगा, और पार्टनर बी पैसे भी ला रहा है और वो भी बिजनेस में पार्टिसिपेट भी करेगा, जब दोनों पार्टनर्स मिलके बिजनेस कर रहे हो, दोनों ही कैपिटल भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, दोनों अपनी स्किल भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं मुशारका। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, इसमें खास तौर पे जो कैपिटल, जो पैसे हैं ना, वो दोनों पार्टीज के लगे होते हैं। ठीक, और अमूमी तौर पे बिजनेस में जो पार्टिसिपेशन है वो भी दोनों पार्टीज करती हैं या कर सकती हैं।
बाज़ औक़ात साइलेंट पार्टनर का कंसर्ट भी होता है कि कुछ पार्टनर बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, कुछ घर बैठे हुए हैं। लेकिन मेन कंसेप्ट क्या है? बिजनेस में पैसे की इन्वेस्टमेंट दोनों पार्टीज करेंगी। डन? ये है मुशारका। मुदारबा में क्या होगा? एक पार्टी कहेगी मेरे पास स्किल है, पैसा नहीं। दूसरी पार्टी कहेगी मेरे पास पैसा है, स्किल नहीं। अब अगर तो ये दोनों अलग अलग चले तो बिजनेस नहीं होगा, कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर दोनों मिल जाए तो फिर क्या होगा? जो पैसे वाली पार्टी है वो कैपिटल इन्वेस्ट करेगी, जो स्किल वाली पार्टी है अपनी स्किल इन्वेस्ट करेगी, बिजनेस होगा। जो भी प्रॉफिट होगा, बताइए प्रॉफिट इक्वली जाना चाहिए कि एग्रीड रेशियो के मुताबिक? एग्रीड रेशियो के मुताबिक। एग्रीड रेशियो नहीं है तो फिर इक्वली होता, एग्रीड रेशियो के मुताबिक। भी समझ आया मुशारका और मुदारबा में क्या फर्क है? मुशारका में सारी पार्टीज कैपिटल इन्वेस्ट कर, सारे पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, और मुदारबा में कुछ पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे और कुछ पार्टनर सिर्फ स्किल इन्वेस्टमेंट करेंगे। फर्क समझ आ गया मुशारका और मुदारबा में? अब इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट सुन लें। एक पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी ना वो एग्रीड होगी। डन? दूसरा पॉइंट सुने, अगर प्रॉफिट हुआ वो तो चले एग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि लॉस हुआ तो क्या होगा? लॉस हुआ तो आपके जहन में ये आ रहा होगा सर लॉस हुआ तो वो भी उसी रेशियो के साथ डिस्ट्रीब्यूट करें। नहीं, इस्लामिक प्रिंसिपल सुन लें। लॉस हुआ ना तो लॉस किस चीज का होता है? पैसों का। लॉस जितना भी होगा सारे का सारा उस पार्टी को जाएगा जिसने कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है। यानी लॉस 100% किसका? कैपिटल प्रोवाइडर का। जिसने स्किल इन्वेस्ट की थी उसका लॉस क्या होगा? भाई वो जो स्किल जो टाइम उसने दिया था वो सारा उसका लॉस है, क्योंकि मिला तो उसको भी कुछ नहीं, लेकिन वो घर से कुछ नहीं लेके आएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या बता रहा है? डिफरेंस क्या है कि कैपिटल मुशारका में कौन कैपिटल लेके आएगा? सारे पार्टनर्स, यानी दोनों। हम दो की एग्जांपल लेके चल रहे हैं। और मुदारबा में सिर्फ इन्वेस्टर, एक पैसे लेके आएगा और दूसरा स्किल इन्वेस्ट करेगा। मैनेजमेंट मुशारका में सारे मैनेजमेंट करेंगे या कर सकते हैं? हाँ, ये दोनों ऑप्शन है। सारे कर भी है, करे। हो सकता है अगर 4 पार्टनर है, चारों के चारों बिजनेस को इन्वेस्ट करें, बिजनेस को पार्टिसिपेट करें मैनेजमेंट में। हो सकता है 3 करे, एक घर में बैठ जाए। यानी वो जो स्लीपिंग पार्टनर वाला कंसेप्ट था वो उधर भी है। लेकिन मुदारबा में सिर्फ एक पार्टी बिजनेस को मैनेज करेगी, स्किल वाली पार्टी। कैपिटल वाली पार्टी ने कैपिटल दे दिया, बस अब वो साइड पे हो गई, उससे तो बिजनेस करना ही नहीं आता। मुदारबा के अंदर 2 पार्टीज हैं, एक कैपिटल इन्वेस्ट कर रही है, एक स्किल इन्वेस्ट कर रही है। जो पार्टी कैपिटल इन्वेस्ट कर रही है उसको कहते हैं रब्बुल माल, यानी वो माल का मालिक। और जो इन्वेस्ट कर रही होती है अपनी स्किल को, उसे कहते हैं मुदारिब। मुदारिब यानी मैनेजर जो होता है उसे क्या कहेंगे? मुदारिब। और जो पैसों को इन्वेस्ट करता है, यानी मालिक माल का, पैसों का। प्रॉफिट मुशारका में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? और मुदारबा में भी? फर्क इसमें नहीं है, फर्क इसमें लॉस हुआ तो क्या होगा? वो एग्रीड रेशियो नहीं, वो जिसका जितना कैपिटल है उस हिसाब से रेशियो। यानी लॉस हमेशा कैपिटल रेशियो के, जिसका ज्यादा कैपिटल हुआ ज्यादा लॉस होगा, क्योंकि लॉस का मतलब है पैसों का जाया होना या कम होना। तो जाहिर है जिसका पैसा है उसी का जाया होगा। और अगर एक ने पैसा बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं किया, सारा पैसा दूसरे ने इन्वेस्ट किया, फिर क्या होगा? तो ये असूल याद रखिएगा। प्रॉफिट हुआ एग्रीड रेशियो, लॉस हुआ तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो। ये लॉ में थोड़ा सा फर्क है इसका। लॉ कहता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी वही और लॉस शेयरिंग रेशियो भी वही, कैपिटल का फर्क नहीं पड़ता कम है कि ज्यादा। ठीक है, लेकिन इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर प्रॉफिट हुआ तो एग्रीड, लेकिन लॉस हुआ तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं है तो फिर लॉस भी नहीं। ठीक है जी, ये दोनों ही पार्टनरशिप की नेचर है। फर्क सिर्फ ये है कि एक में दोनों पार्टीज पार्टिसिपेट कर रही हैं और एक में एक पार्टी कैपिटल के साथ है, दूसरे एक्सपर्टीज के साथ है। लास्ट वाला चाहे तो क्रॉस कर दें।
अब मुझे बताइए दोनों टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप समझ आ गई आपको, मुशारका और मुदारबा में फर्क। ओके आगे चलते हैं। कह रहा है मुदारबा की दो टाइप्स हैं, अनरिस्ट्रिक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव। यानी मुदारबा में बेसिकली एक पर्सन कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है और दूसरा पर्सन क्या कर रहा है, स्किल इन्वेस्ट। लेकिन इसमें असूल क्या है कि अगर फर्ज कीजिए ये भाईजान स्किल है, मेरा कैपिटल है, मैंने इनको पैसे दे दिए, अब ये बिजनेस चलाएंगे, क्या इनकी मर्जी है जैसे मर्जी बिजनेस चलाए, जो मर्जी एक्टिविटी करें? ये क्या सर आजकल हालात खराब है, चर्स बेचने में प्रॉफिट है, चर्स बेचते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं इनको भाई जो चीजें इलीगल है या जो चीजें जो है जिनकी इस्लाम ने इजाजत नहीं दी वो तो एग्री करे या ना करे, वो अंडरस्टूड है कि वो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। लेकिन जो हलाल एक्टिविटीज है ना, उनके अंदर भी हमारी मर्जी है। जैसे फर्ज कीजिए मैंने इनसे ये कहा भाई बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन याद रखें दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन मैंने इनको कहा किसी भी हलाल एक्टिविटी में बिजनेस एक्ट कर लें, प्रॉफिट आना चाहिए, जो भी हलाल एक्टिविटी आप मुनासिब समझे कर। मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं की इनके ऊपर, एक ऑप्शन ही। दूसरी ऑप्शन क्या है मुदारबा में कि मैंने इनको कैपिटल दिया, इनको कह रहा हूं भाई हलाल बिजनेस वैसे तो बहुत से हैं, लेकिन हमने सिर्फ मोटरसाइकिल सेल परचेज का बिजनेस करना है, इसके अलावा और कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं करनी। ठीक है, प्रॉपर्टी की सेल परचेज की अगर ऑप्शन हुई भी ना कोई, तो वो वाला काम हमने नहीं करना। हालांकि है दोनों हलाल एक्टिविटीज में, लेकिन अगर उनमें भी हम स्पेसिफाई कर दे कि हमारा बिजनेस सिर्फ ये एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, तो उसका मतलब हमने रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर दी। तो मुदारबा जो है इसकी दो फर्दर टाइप्स है, एक अनरिस्ट्रिक्टेड और एक रिस्ट्रिक्टेड। अनरिस्ट्रिक्टेड क्या है कि कोई भी हलाल एक्टिविटी में बिजनेस कर सकता है, जो मुदारिब है वो किसी भी हलाल एक्टिविटी में बिजनेस कर सकता है। और रिस्ट्रिक्टेड क्या है, स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि सिर्फ इसी सेक्टर में इसी तरह की ट्रांजैक्शन जो है वो आप कर सकते हैं। डन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ट्रेड एंड सेल बेस्ड मोड ऑफ फाइनेंसिंग, मुराबा। मुराबा क्या है? ये बेसिकली एक तरह से जो ट्रेडिशनल बैंक लीजिंग पे एसेट प्रोवाइड करते हैं उसको रिप्लेस करने के लिए ये क्या मोड है मुराबा। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया मुझे गाड़ी की जरूरत है, ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम में क्या होगा, बैंक के पास जाऊंगा, बैंक को ये गाड़ी चाहिए, बैंक कहेगा ठीक है आओ जाओ, मिलते हैं, दोनों उस सेलर के पास चलते हैं जो गाड़ियां बेचता है, सेलर के पास जाएंगी दोनों पार्टीज, बैंक पैसे देगा, सेलर गाड़ी देगा, और वो गाड़ी जो है वो कस्टमर लेके चला जाएगा। बैंक इफेक्टिवली सिर्फ पैसे प्रोवाइड कर रहा है ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम में। जबकि यहां पे क्या होगा हमारा मुराबा फाइनेंसिंग में बैंक कहेगा भाई मैं पैसे दे रहा हूं, गाड़ी पहले मुझे दो, गाड़ी वाया बैंक जाएगी, ओनरशिप ट्रांसफर होगी बकायदा। जो कार मैन्युफैक्चरर है वो ओनरशिप ट्रांसफर करेगा बैंक को, और बैंक उसके बाद वो ओनरशिप ट्रांसफर करेगा क्लाइंट को। तो इसका मतलब बैंक और क्लाइंट के दरमियान में इफेक्टिवली ट्रांजैक्शन सेल एंड परचेज की है, फाइनेंस प्रोवाइड करने की नहीं है। ये है मुराबा फाइनेंसिंग का क्रक्स। कह रहा क्या होगा इसमें मुराबा फाइनेंसिंग में एक कॉस्ट एलिमेंट होगा, बैंक एक सर्टेन कॉस्ट पे कोई एसेट खरीदेगा जो उसके क्लाइंट को चाहिए। उस एसेट, फर्ज कीजिए 10 लाख एसेट खरीदा, अब अगर 10 लाख दे दिया जाए क्लाइंट को और कहा जाए भाई वापस करना और 10% इंक्रीमेंट मुझे ऐड करके तो तुमने पैसे वापस करने हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, मुराबा फाइनेंसिंग में क्या होगा, बैंक 10 लाख की गाड़ी खरीदेगा फॉर एग्जांपल, उसमें अपना 10% मार्जिन ऐड करेगा 11 लाख, और क्लाइंट को बोलेगा भाई मैंने 10 लाख की चीज खरीदी है, आपको 11 लाख की बेचूंगा, आपको कोई इतराज तो नहीं है? क्लाइंट कहेगा मुझे तो कोई इतराज नहीं है भाई, ऐसे कम प्राइस पे चीज खरीद के ज्यादा प्राइस पे बेचना, इसमें कोई इतराज तो नहीं है आपको, इसमें इंटरेस्ट एलिमेंट तो नहीं है? नहीं है। ये सेल परचेज की ट्रांजैक्शन शक्ल बदल गई है, जरूरत पूरी हो रही है वही गाड़ी की, लेकिन जरूरत पूरी करने की शक्ल बदल गई। अब ये सेल परचेज हो गई।
फिक्स प्राइस के ऊपर एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन याद रखे इस्लामिक फाइनेंसिंग सिस्टम में एक दफा जो प्राइस फिक्स हो गई ना, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते किसी भी वजह से। अगर बढ़ाएंगे तो फिर वो क्या होगा, वो इंटरेस्ट बन जाएगा। अब इसकी वजह से एक और प्रॉब्लम आती है इस्लामिक फाइनेंसिंग सिस्टम में। जो बंदा गाड़ी, आपका क्लाइंट गाड़ी खरीद रहा है, उसको जब पता चल गया, उसने इनिशियली एग्री कर लिया, उसने कहा ठीक है सर 10 लाख की चीज खरीद के आप मुझे 11 लाख में बेच रहे हैं, कोई बात नहीं, कारोबार में ऐसी होता है। लेकिन उसे पता है अब 11 लाख का 11 लाख 1,000 भी नहीं हो सकता, 1,000 भी ऊपर पे किया वो इंटरेस्ट हो जाएगा। तो हमने उसे कहा अच्छा ऐसा करो तुम 11 किस्तें दे देना 1-1 लाख की हर महीने। अब किस्त अगर डिफॉल्ट कर गया तो क्या होगा, सवाल ये है। ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम में जब कोई पार्टी डिफॉल्ट करती है तो बैंक क्या करता है, बैंक इंटरेस्ट बढ़ा देगा। बैंक कहेगा अब आपको जो डिफॉल्ट किया अमाउंट उसके ऊपर 1 महीने का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक ही बजाय 2 महीनों में किस्त पे की है। बैंक ऐसे कर, क्या इस्लामिक फाइनेंसिंग में ऐसे हो सकता है डिफॉल्ट करने पे हम जितने पीरियड का डिफॉल्ट है उतने का इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं अपने क्लाइंट को? नहीं। तो उसमें हो सकता है कि क्लाइंट डिफॉल्ट जानबूझ के कर दे कि प्राइस तो सेम रहनी है इस्लामिक सिस्टम के अंदर, तो मैं एक ही बजाय 2 महीनों के बाद हर किस्त पे करूंगा तो प्राइस तो सेम रहेगी, मजबूर है, क्योंकि प्राइस अगर बढ़ाएगा ना बैंक तो वो इस्लामिक फाइनेंसिंग से निकल जाएगा। इसका क्या है, इसका हल आप बता सकते हैं? मसला समझ आ रहा है आपको इस्लामिक फाइनेंसिंग का? ऐसा हो, इसका हल क्या हो सकता है? सिक्योरिटी भी नहीं। इसका हल ये निकाला गया है कि पार्टीज एग्री कर लेती हैं कि अगर आपने डिफॉल्ट किया तो हम तो आपसे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं लेंगे, तो इंटरेस्ट हो जाएगा, लेकिन आप फिर हमसे वादा करें। क्या करें? वादा करें कि अगर आपने डिफॉल्ट किया तो आप 10,000 रुपया डोनेशन के तौर पे देंगे किसी भी इदारे को जो अवामी फलाह बहबूद का काम कर रहा हो। एक तरह से डिस्करेजिंग फैक्टर ऐड कर दिया एग्रीमेंट के अंदर। इसकी वजह से जिस पार्टी ने गाड़ी ली है, वो पार्टी या फाइनेंस लिया है, वो डिफॉल्ट करने से घबराएगी। क्यों घबराएगी? क्योंकि उससे बदले में अब इंटरेस्ट पे नहीं करना, उसे चैरिटी देनी पड़ेगी। ये फीचर्स हैं। नंबर 1 रियल एसेट होगा जो सेल परचेज हो रहा होगा। नंबर 2, अच्छा एक चीज बताइए, एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, आपने मुझे बताना है ये रियल एसेट है कि नहीं। एक किसान है, फार्मर, उसने ये एग्रीमेंट किया फैक्ट्री के साथ, शुगर फैक्ट्री के साथ या किसी दूसरी फैक्ट्री के साथ, सर अगले सीजन में मेरी जितनी भी फसल होगी, जो अभी तैयार नहीं है, अभी तो फसल जो है वो स्टार्ट करना है, जितनी भी फसल होगी वो सारी की सारी मैं आपको इस रेट के ऊपर सेल कर दूंगा। ये एग्रीमेंट कर दिया। इस एग्रीमेंट में मुझे बताइए क्या कोई रियल एसेट इस वक्त मौजूद है? नहीं। इसमें कोई अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आ रहा है? अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आ रहा है। पता नहीं ये कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे 6 महीने बाद, पता नहीं फसल की क्वांटिटी कितनी होगी, ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो इसमें थोड़ा सा अनसर्टेनिटी का एलिमेंट ज्यादा है। तो रियल एसेट क्या है? जो इस वक्त रियल मौजूद है। रियल एसेट हो, कोई हवाई चीज ना हो। एसेट इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा हो, ये नहीं 6 महीने बाद मेरे पास आएगा। इस्लामिक एक प्रिंसिपल और सीख लें, जो चीज आपकी मलकियत में नहीं है ना, ओनरशिप में नहीं है, आप उस चीज को सेल नहीं कर सकते। जिस चीज की आप मालिक नहीं है उस चीज को आप सेल नहीं कर सकते। मेरे पास गाड़ी खरीदने के लिए भाई आ गए, मेरे पास गाड़ी अभी नहीं है, लेकिन मुझे पता है मार्केट में जब चाहूं जाके गाड़ी खरीद सकता हूं। मैंने इनके साथ, हालांकि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैंने इनके साथ एक गाड़ी बेचने का एग्रीमेंट कर लिया कि भैया मैं आपको सुजुकी कंपनी की गाड़ी सेल करूंगा, और मुझे पता मैं जब भी मार्केट में जाऊंगा पैसे लेके गाड़ी मुझे मिल जाएगी। लेकिन जिस वक्त मैं एग्रीमेंट कर रहा हूं उस वक्त गाड़ी मेरी ओनरशिप में नहीं है। क्या ये इस्लामिक फाइनेंसिंग सिस्टम के मुताबिक ये ट्रांजैक्शन ठीक है? कहते हैं ट्रांजैक्शन ठीक नहीं। क्या प्रॉब्लम है? अगर एसेट एग्जिस्ट नहीं कर, एसेट का एग्जिस्ट करना भी जरूरी है और आपकी ओनरशिप में होना जरूरी है, ठीक है। फर्ज कीजिए बाजू का ऐसा होता है ना, बिजनेस चल रहा होता है, आई चलाई चल रही होती है, मेरे पास एक कस्टमर आया, मेरे पास वो चीज नहीं है, साथ वाली दुकान पे मौजूद है,
अक्सर आपने देखा होगा ऐसे होता है कि वो साथ वाली दुकान में जाते हो, कहते छोटे को बेचते हैं, यार जाओ उधर से चीजें लेके आओ, कस्टमर को चीज देते हैं। लेकिन उस वक्त पहले चीज मंगवाते हैं दूसरी दुकान से, फिर उसके बाद कस्टमर को बेचते हैं। अगर कस्टमर के साथ मैं बेचने का एग्रीमेंट पहले कर लूं, मेरे पास एक चीज प्रोडक्ट नहीं है, कस्टमर ने कहा सर मुझे फॉर एग्जांपल एसी चाहिए 1.5 टन का, इस कलर का चाहिए, वो कलर मेरे पास दुकान में मौजूद नहीं है, साथ वाली दुकान में मौजूद है। अगर तो मैं साथ वाली दुकान से वो एग्रीमेंट पहले खरीदने का करता हूं, उसके बाद अपने कस्टमर को वो बेचता हूं, वो ठीक है। लेकिन अगर मैं कस्टमर को सेल का एग्रीमेंट पहले कर रहा हूं, फर्क समझे, थोड़ा बारीक डिफरेंस है लेकिन समझे, कस्टमर को सेल पहले कर रहा हूं और खरीद बाद में रहा हूं, तो वो एग्रीमेंट वैलिड इस्लामिक सिस्टम में नहीं होगा। इसमें भी अगर आप थोड़ा सा सोचिए ना तो बड़ी कबाहतें इसमें आ सकती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम एग्रीमेंट कर लेते हैं इस उम्मीद के ऊपर कि हम जब चाहेंगे वो खरीद लेंगे, खरीदने जाते हैं पता चलता है वो पहले बिक गया, अब तो उस कस्टमर के साथ झगड़ा हो गया। तो आपने उम्मीद की बुनियाद पे एग्रीमेंट नहीं करने, बल्कि रियल एग्जिस्टेंस की बुनियाद पे, अपनी ओनरशिप की बुनियाद पे एग्रीमेंट करने हैं। ये इस्लामिक सिस्टम। एसेट रियल हो, एग्जिस्ट कर रहा हो, आपकी ओनरशिप में हो, प्राइस फिक्स कर देनी है, चेंज नहीं करनी। फिर इसके बाद चाहे वो डिफॉल्ट भी करे पार्टी, प्राइस नहीं बढ़ा सकते आप। हाँ, डिफॉल्ट से बचने के लिए डिस्करेजिंग फैक्टर ऐड कर देते हैं, वो क्या करते हैं, हाँ चैरिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्यूट हो, कंटिंजेंट ना हो। याद है लॉ में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, चलते चलते वैसे ज़हन में आ गई, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, पाकिस्तान के आइन में लिखा है जितने भी कवानीन होंगे इस्लाम में शरीयत के मुताबिक, इस्लामिक लॉज के मुताबिक होंगे। लेकिन क्या प्रैक्टिकली जितने भी लॉज पाकिस्तान में चलते हैं वो इस्लामी कवानीन के मुताबिक चलते हैं? ज्यादातर जो हैं वो इस्लामी कवानीन के मुताबिक हैं। जो कवानीन है उनके ऊपर प्रैक्टिस खैर कैसे हो रही है वो एक अलग बात है, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी भी हैं जहां पे इस्लामी कवानीन कुछ और है, इस्लामी असूल कुछ और है और लॉस कुछ और कहते हैं। इस सूरत हाल में मेरी आपको एक एडवाइस है एक सीनियर की हैसियत से, कि जब कोई एग्रीमेंट वगैरह कर रहे हो ना, जिंदगी में कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हो, ठीक है, देखिए 2-3 लोगों से बिजनेस कर रहे हो ना आप, 2-3 लोगों के साथ वाकफियत आपकी होनी चाहिए, अच्छी बात है। नंबर 1, जिस जगह पे बिजनेस करें करीबी थाने में हेलो है वाकफियत, कोई प्रॉब्लम हो जाती है। नंबर 2, टैक्स वाले के साथ, जो बिजनेस के जितने भी हर ट्रांजैक्शन जो है ना वो हम टैक्स वाले से बार बार पूछते हैं, ये टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए ये पेमेंट हमें कैश में करनी चाहिए कि बैंकिंग चैनल से करनी चाहिए, इस पार्टी से खरीदें कि उस पार्टी से खरीदें, हर ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये एक एम्प्लॉय आया है, वो 6 महीने उसने किसी दूसरी जगह पे काम किया है, 6 महीने हमारी जगह पे काम किया है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, अब इसकी टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी? क्या इसकी हम टैक्सेबल इनकम में पुराने वाले ऑर्गेनाइजेशन की भी ऐड करें या कि सिर्फ हम अपनी इनकम को ऐड करके जो इस उसके मुताबिक टैक्स कर, यानी हर स्टेप पे हम टैक्स वाले से पूछ रहे हैं कहीं ज्यादा पैसे ना देने पड़े। वकील के साथ हेलो है रखनी पड़ती है, डिस्प्यूट जितने भी एग्रीमेंट होते हैं ना आपके, वो इसकी एक कॉपी हम वकील को भेजते हैं एग्रीमेंट करने से पहले, बाद में नहीं। कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट करना है, सेल परचेज है, वो सारे वो बताते हैं हमें कि यहाँ पे आपकी पोजीशन वीक है, इसको ऐसे चेंज कर लें। तो जब हर ट्रांजैक्शन से पहले, हर बड़ी ट्रांजैक्शन से पहले टैक्स कंसल्टेंट से पूछ रहे हैं, हर एग्रीमेंट करने से पहले लॉयर से पूछ रहे हैं, तो उसी तरह हर ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट से पहले किसी मुफ्ती हजरात से भी पूछ लेना चाहिए, मुफ्तियाने कराम से, किसी ना किसी एक, जो भी आपको लगता है कि नॉलेजेबल पर्सन है, आपके बिजनेस को समझता है, ठीक है, फाइनेंस में भी उसकी ग्रिप है, ठीक है, उसका नंबर अपने पास रखें और जो बड़ी ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर उनसे पॉइंट ऑफ व्यू पूछ लें, क्योंकि लीगल सिस्टम भी कंप्लायंस भी जरूरी है लेकिन शरिया कंप्लायंट होना भी जरूरी है। बहरहाल तो हम बात कर रहे थे एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट, तो लॉ ये कहता है, बात यहां से चली थी, लॉ ये कहता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट अलाउड है, याद है पढ़ा था हमने बिजनेस लॉ में। लेकिन इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्यूट होना चाहिए, कंटिंजेंट नहीं, एब्सोल्यूट। अब ये सारे फीचर समझ आ गया आपको मुराबा के? मुराबा सिस्टम भी समझ आ गया? सम अप कीजिए, मुराबा सिस्टम क्या है? ये बेसिकली इसमें बैंक हमें पैसे प्रोवाइड नहीं कर रहा कि हम आप पैसे दे और हम अपनी जरूरत पूरी कर ले, नहीं। अगर गाड़ी चाहिए बैंक क्या करेगा? गाड़ी खरीद के हमें गाड़ी सेल करेगा। घर चाहिए तो बैंक क्या करेगा?
घर खरीद के हमें घर सेल करें, ठीक है। वो बैंक के पास जाते हैं, घर चाहिए सर, कहेगा अच्छा कितने स्क्वायर फुट का चाहिए, फॉर एग्जांपल 1000 स्क्वायर फुट का चाहिए, तो बैंक पता क्या करेगा, वो 1000 स्क्वायर फुट का घर खरीदेगा, हर महीने आपको 1-1 फुट घर बेचेगा, 5-5 फुट घर बेचेगा। आप थोड़ी ये ट्रांजैक्शन अजीब लग रही होगी, लेकिन बैंक क्या करता है, थोड़ा थोड़ा घर, हर जितनी किस्त दी उतना घर आपको बेच दिया उसने। वो बेसिकली सेलर का रोल प्ले करता है इस्लामिक फाइनेंसिंग में। ट्रेड एंड सेल बेस भी क्लियर। आगे चलते हैं, लास्ट टाइप क्या है हमारी, रेंटल बेस्ड मोड ऑफ फाइनेंसिंग, इजारा यानी रेंटल, ठीक है। ये भी लीजिंग से मिलता जुलता कंसेप्ट है। इजारा में क्या होगा, लेकिन ये लीजिंग से डिफरेंट है। हमें जनरेटर चाहिए, फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम में जाएंगे हम, बैंक हमें लोन देगा, हम उससे जनरेटर खरीदेंगे, किस्तें पे करेंगे, इंटरेस्ट भी पे करेंगे। लेकिन इस्लामिक फाइनेंसिंग सिस्टम में ऐसा नहीं है। अब हम बैंक के पास जाएंगे, बैंक से कहेंगे सर हमें जनरेटर चाहिए, पैसे दें, बैंक कहेगा पैसे नहीं मिलेंगे, ये ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम थोड़ी है, आपको हम चीज खरीद के देंगे। अब जरा फर्क समझिएगा, इजारा में और मुराबा में, अगर बैंक वो जनरेटर खुद खरीद के हमें बेच देता है, सेल का एग्रीमेंट करता है, मुराबा, शाबाश। और अगर बैंक वो खरीद के हमें किराए पे देता है, वो इजारा होगा, वो इजारा होगा। फर्क समझ आ रहा है? इजारा में क्या होगा, हम एसेट यूज करेंगे और बैंक को हर महीने हम उसका रेंट अदा करते रहेंगे। जरा बताइए इसमें रिस्क एंड रिवार्ड किसके हैं वाला? याद रखिए, इजारा ऑपरेटिंग लीज होगा हमेशा, फाइनेंस लीज नहीं होगा। फाइनेंस लीज, क्योंकि फाइनेंस लीज में तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, यहां पे नहीं होगा। यानी ट्रेडिशनल सिस्टम में आप देखें ना, उसमें आपको दो तरह की लीज मिलेंगी, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज। लेकिन इस्लामिक सिस्टम में एक ही तरह की लीज है, क्या? ऑपरेटिंग। वो कहते हैं आपकी लीज टर्म अगर 5 साल की है ना, 5 साल के एंड पे आप चाहें तो उस पार्टी को एसेट बेच सकते हैं। यानी 5 साल बाद हमने कहा सर अब जनरेटर जो है ना, अब हमारी जरूरत पूरी हो गई है, बैंक कहेगा अच्छा मैंने जनरेटर का क्या करना, और खासतौर पे पुराना जनरेटर है, मेरे पास कोई दूसरी पार्टी जनरेटर वाली आई भी तो वो कहेगी मुझे तो नया जनरेटर लेके दो, तो चलो आप ही इसको खरीद लो। खरीदने का एग्रीमेंट कर सकते हैं, लेकिन असूल याद रखिए, अगर सेल का एग्रीमेंट करते हैं वो अलग एग्रीमेंट होगा, इंडिपेंडेंट एग्रीमेंट होगा, दोनों एग्रीमेंट इकट्ठे नहीं कर सकते। इजारा का एग्रीमेंट और सेल का एग्रीमेंट इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक क्या होगा? अलग अलग। फाइनेंस लीज में क्या होता है, एक ही एग्रीमेंट के अंदर आप लीज की टर्म्स भी तय करते हैं और उसी एग्रीमेंट के अंदर आप ये ऑप्शन भी उसको दे देते हैं कि भाई लीज टर्म के एंड पे आपने इसको खरीदना है तो खरीद लेना। लेकिन इस्लामिक सिस्टम में क्या होगा, सिर्फ ऑपरेटिंग लीज। अगर आपने ट्रांसफर करना भी है उसको एसेट बेस, तो क्या करना पड़ेगा? अलग एग्रीमेंट। आइए देखते हैं वो क्या कहता है। कहता है इजारा में क्या होगा, ये एक तरह से लीज का अल्टरनेट है, लेकिन इसमें रेंटल पेमेंट देते हैं आप, ट्रेडिशनल लीज को सब्स्टिट्यूट करने के लिए रेंट पेमेंट करेंगे। ओनरशिप किसके साथ रहेगी? एसर के पास। ठीक, फीचर क्या है? रिस्क एंड रिवार्ड किसके है? लेसर के, ये पार्टी है लेसर। ठीक है, अगर सेल करना भी है तो क्या कर सकते हैं? यस, लेकिन वो सेल का एग्रीमेंट अलग होगा, सेपरेट होगा। इजारा एग्रीमेंट के अंदर सेल एग्रीमेंट की टर्म तय नहीं होगी, यानी इजारा की ट्रांजैक्शन अलग है, सेल की ट्रांजैक्शन अलग है। क्या इसको टर्मिनेट कर सकते हैं? 5 साल की लीज थी, 3 साल बाद खत्म कर सकते हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ कर सकते हैं। और लास्ट कंसेप्ट कह रहे इजारा और कन्वेंशनल लीज में फर्क क्या है। और आप जब देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये डिफरेंस वही है लगभग जो ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज में। इजारा आपको पता है ऑपरेटिंग लीज है ना, उसका सब्स्टिट्यूट है। ओनरशिप इजारा में किसके पास होगी? लेसर के पास। और कन्वेंशनल में पॉसिबल है कि आप लेसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। रिस्क एंड रिवार्ड इजारा में किसके पास है?
और कन्वेंशनल लीज में लेसी के पास, अगर फाइनेंस लीज है, इसको आपने एज्यूम करना है फाइनेंस लीज। सेल एंड लीज बैक, कन्वेंशनल में एक ही एग्रीमेंट में दोनों सेल भी और लीज बैक, लीज भी सेल भी, इसको एग्री कर सकते हैं। लीज और सेल की ट्रांजैक्शन एक ही एग्रीमेंट में तय हो सकती हैं ट्रेडिशनल में, लेकिन इस्लामिक फाइनेंसिंग सिस्टम में क्या होगा? सेपरेट। पेनल्टी, कन्वेंशनल में अगर डिफॉल्ट करते हैं आप तो पेनल्टी आपको किसको प्रोवाइड करनी पड़ती है? बैंक को, या जिससे भी आपने लीज पे एसेट लिया, वो उसकी अदर इनकम बन जाती है। लेकिन इस्लामिक सिस्टम के अंदर चैरिटी दी जाएगी, उसकी अदर इनकम नहीं बनेगी, वो एक थर्ड जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कोई चैरिटी पर्पस के लिए डोनेशन दे दी जाएगी। डन जी, ये था हमारा आज का लेक्चर। तो जरा क्विक राउंड अप करते हैं आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा। आज के लेक्चर में हमने सीखा कि इस्लामिक फाइनेंसिंग सिस्टम क्या है, यानी हमारी किसी भी बिजनेस की या इंडिविजुअल्स की अगर फाइनेंसिंग नीड है, पैसों की जरूरत है, तो इस्लामिक असूलों के मुताबिक कैसे पूरी की जा सकती है। मुख्तलिफ तरीके उसने हमें बताए, डिपेंड करता है नीड किसकी है। बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, इंडिविजुअल कैपेसिटी में पैसे चाहिए, चीज चाहिए, जरूरत क्या। सबसे पहले उसने हमें बताया कि इस्लाम जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो इसमें सिर्फ इबादत हैं, मामलात है, उसमें आपके बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए या इंडिविजुअल लेवल पे फाइनेंशियल नीड्स को भी, उनका भी सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। अब उनका क्या सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है, ये उसने सिस्टम हमें बताया है। बेसिक रूल्स क्या है सिस्टम के? नंबर 1, इस्लामिक सिस्टम के अंदर इंटरेस्ट नहीं है। नंबर 2, अनसर्टेनिटी नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है, और जिन चीजों को इस्लाम ने मना किया है, ठीक है, जैसे नशे वाली चीजें, उनमें डीलिंग आप नहीं कर सकते। कैटेगरीज क्या? इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग की 3 बड़ी कैटेगरीज है, पार्टिसिपेटरी, ट्रेड बेस्ड और साथ इसके रेंटल बेस्ड। पार्टिसिपेटरी मोड ऑफ फाइनेंसिंग में 2 बड़ी टाइप्स कौन सी है? मुशारका और मुदारबा। बेसिक डिफरेंस क्या है? मुशारका में दोनों पार्टीज कैपिटल प्रोवाइड करती है, मुदारबा में एक कैपिटल प्रोवाइड करेगी, एक स्किल प्रोवाइड करेगी। अच्छा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो वो कैसे होगी? एग्रीड। लॉस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी? जिसका कैपिटल, और जिसका कैपिटल नहीं अगर, तो वो इन्वेस्टर्स का होगा। ठीक है, मुदारबा के अंदर जो पर्सन पैसे इन्वेस्ट करता है उसको क्या नाम दिया गया है? रब्बुल माल। और जो बिजनेस को मैनेज करेगा, मुदारिब। 2 टाइप्स हैं मुदारबा की, रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड। अनरिस्ट्रिक्टेड कौन सी है? कि कोई भी हलाल एक्टिविटी कर ले, कोई भी हलाल बिजनेस कर ले, यह है अनरिस्ट्रिक्टेड। ये नहीं है कि कोई भी बिजनेस कर ले। अनरिस्ट्रिक्टेड में भी आप कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते जो कि इजाजत नहीं है इस्लाम में। ठीक है, इस्लाम ने जिन चीजों की इजाजत दी है उनमें से कोई भी एक्टिविटी कर ले, ये है अनरिस्ट्रिक्टेड। और जिन चीजों की इजाजत है उसमें सिर्फ 1 या 2 एक्टिविटीज कर सकते हैं, ये क्या है? रिस्ट्रिक्टेड मुदारबा। मुदारबा के बाद नेक्स्ट हमारा है ट्रेड एंड सेल बेस्ड मोड ऑफ फाइनेंसिंग। इसमें कौन सी हमने ऑप्शन डिस्कस की? मुराबा। मुराबा में क्या होता है? मुराबा और इजारा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ, इसमें ये बिजनेस के लिए है, बिजनेस की पार्टिसिपेशन। इसमें बैंक मालिक बन जाता है, या जो आपको पैसे इन्वेस्ट, इसमें एक तरह से वो चीज को प्रोवाइड कर रहा है बिजनेस। इसमें सेल परचेज की ट्रांजैक्शन है एक तरह से, या एसेट प्रोवाइड किया जा रहा है, इसमें पूरा बिजनेस में ओनरशिप आ रही है। इसमें क्या फर्क है मुराबा में और इजारा में? मुराबा में बैंक खरीदेगा और आगे बेचेगा, इजारा में क्या होगा? खरीदेगा, रेंट पे देगा। शाबाश। मुराबा के प्रिंसिपल्स क्या हैं? मुराबा एग्रीमेंट करते हुए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? रियल एसेट हो, एग्जिस्ट कर रहा हो, ओनरशिप हो, प्राइस फिक्स हो, और कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्यूट। ठीक है, और इजारा में क्या है? प्रिंसिपल्स हैं, फिक्स प्राइस हो, आपने जो सेल का एग्रीमेंट है वो अलग करना है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट हो, कंटिंजेंट ना हो। क्लियर? और फिर हमने एंड में डिफरेंस पढ़ा था इजारा और कन्वेंशनल लीज का, और ये लगभग डिफरेंस वही है जो कि ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज का डिफरेंस है। क्लियर? कोई मुश्किल तो नहीं थी आज के चीज? चलिए, कल हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, चैप्टर 8 कंप्लीट हो जाएगा, और फिर परसों से हम इसके न्यूमेरिकल चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर है न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे, जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना सीखेंगे। और ये जो 4-5 दिन आपको शायद लगा होगा बड़े कुछ बोरिंग से गुजरे हैं,
भाई ये तो हम फाइनेंशियल पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें कैलकुलेशन तो आ ही नहीं रही। वो आपको पता चलेगा, इसका फायदा होगा इन 4-5 लेक्चर्स का आपको नेक्स्ट चैप्टर में, जब आपको बहुत से कंसेप्ट ऑलरेडी अंदाजा होगा कि आपने पहले कवर कर लिए होंगे, उस वक्त आसानी होगी। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए फिर असाइनमेंट जरूर कीजिएगा आज आप, और वो जो गूगल ड्राइव है उसका लिंक आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। आइंदा से आपकी जितनी भी असाइनमेंट होगी, जितने भी रिसोर्सेज होंगे, हर तरह के रिसोर्सेज, वो आपको पता है आपके एलएमएस के ऊपर भी अवेलेबल होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी हैं, शेयर किए जाते हैं, और उस ड्राइव पे भी शेयर किए जाएंगे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में बाज़ को स्टूडेंट्स जो ना वो शेयर तो करते हैं हम, लेकिन जो बाद में स्टूडेंट्स आते हैं उनको प्रीवियस रिसोर्सेज की एक्सेस नहीं होती, एलएमएस के ऊपर होती है। लेकिन कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर वो एलएमएस के ऊपर नीचे ढूंढना पड़ता है, तो हमें कोई एक स्ट्रक्चर्ड जो है वो एक ही प्लेस हो जिसमें हर तरह के रिसोर्सेज हो, तो हमने गूगल ड्राइव पे भी रख दिए। लाजमी नहीं है गूगल ड्राइव से आप उसको डाउनलोड करें या एक्सेस करें, एलएमएस पे भी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, गूगल ड्राइव पे भी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, दोनों में फर्क कोई नहीं है। ऐसा ना आप ये समझे कि ये कुछ नोट्स है एलएमएस के ऊपर है और कुछ जो है गूगल ड्राइव पे, ये सारी हमने करनी है, नहीं, दोनों में से किसी एक चीज को आपने पिक कर लेना। ठीक है, रिसोर्सेज उधर भी अवेलेबल है, उधर भी अवेलेबल है, वो सिर्फ कन्वीनियंस के लिहाज से कि जिसको जो जहां पे कन्वीनियंट हो वो वहां से एक्सेस कर ले। ठीक है, तो आपके जो आज की असाइनमेंट और नेक्स्ट भी असाइनमेंट्स होंगी एलएमएस के ऊपर भी अपलोड कर दिया करेंगे हम, और गूगल ड्राइव पे भी अवेलेबल होंगी। फिजिकल जो स्टूडेंट्स होंगे उनको क्लास में भी हम हार्ड कॉपी शेयर कर दिया करेंगे। ठीक है, समटाइम्स, हमेशा नहीं, समटाइम, और ऑनलाइन वालों के लिए तो अवेलेबल है। क्लियर जी? आज के लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।